single day. I'm gonna make हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा 4th चैप्टर तक पूरा हो चुका है यार। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी थी तो जल्दी से जाकर उसको देख लेना। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 5 की, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इसमें हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 वीडियोस में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। आज की वीडियो है पार्ट 1। इसमें हम एमएसएमई के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। अब जो एमएसएमई सेक्टर है इसके बारे में बात करते हैं। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इंडियन गवर्नमेंट की, जो 1948 से 1991 तक रही थी, उसने काफ़ी रिकॉग्निशन दिया है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को, ताकि उसमें, क्योंकि वो ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करते थे, जो नेशनल इनकम है उसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है फैसिलिटेट करते थे। ठीक है, उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर रिसोर्सेज हैं और जो उनके कैपिटल्स हैं, स्किल्स हैं, उन सब को मोबिलाइज करते थे। रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में डेवलपमेंट लाने की कोशिश करते थे। मिड 1990s में जो मीडियम सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनको भी माइक्रो और स्मॉल के साथ घुसा दिया था, ताकि इन सब का एक साथ डेवलपमेंट किया जा सके, और इसको एमएसएमई सेक्टर बोला गया। 1999 में जो ये मिनिस्ट्री थी जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एग्रो रूरल इंडस्ट्रीज, SSINARI, इसको रीडेजिग्नेट कर दिया गया था एज मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की नाम से। अभी जो पहले लीगल फ्रेमवर्क बना था जिसमें रिकॉग्निशन हुआ था और इंटीग्रेशन हुआ था एमएसएमई के तीनों भागों का, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, वो जो है एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के रूप में हुआ था। इस एक्ट में जो एमएसएमई है उनको क्लासीफाई किया गया था 2 कैटेगरीज के हिसाब से। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज और एक है सर्विस एंटरप्राइज। मैन्युफैक्चरिंग, यार जाहिर सी बात है, वही जो कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है, प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, गुड्स एंड सर्विसेज या गुड्स वगैरह का जो है प्रोसेसिंग वगैरह हो रही है। ठीक है, सर्विस नहीं, गुड्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इनको इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के हिसाब से देखा जाता था। ठीक है, कॉस्ट एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, दूसरी होती थी सर्विस एंटरप्राइज। इनमें जो है सर्विस प्रोवाइड या फिर रेंडर करना होता था। ये जो है इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट देखते थे, ओरिजिनल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग। अब जो लिमिट्स है इन्वेस्टमेंट की वो यहाँ पे आपको सामने टेबल में दिख रही है। जैसे अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इसके हिसाब से दिया हुआ है, और सर्विस में भी स्मॉल और मीडियम के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, अब प्रेजेंट डेफिनेशन की बात करते हैं एमएसएमईज़ के। अब जो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने मई 12, 2020 को एक डिक्लेयर किया था एमएसएमई के रिलेटेड, जो कोविड-19 की वजह से एक इतने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन्होंने कुछ अपने डिक्लेरेशंस करी थी, पैकेजेस बनाए थे। अब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एमएसएमई सेक्टर को, जो आपका एग्रीकल्चर है, बाकी सेक्टर है, उनको सपोर्ट करने के लिए, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ चेंजेस किए थे। जो गवर्नमेंट है उसने इनकी डेफिनेशन में चेंजेस किए थे, जैसा आप सामने टेबल में देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के वैल्यूज़, जहाँ पे आप देख सकते हो। यानी कि पहले टेबल में मैंने आपको बताया था कि उसमें इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए तक की थी माइक्रो में, और यहाँ पे वो 1 करोड़ हो गई है। जो 25 लाख थे, 25 लाख से 5 करोड़, वो 10 करोड़ हो गए हैं, और 10 करोड़ वाला 50 करोड़ हो गया है। और इसमें दूसरी चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है, वो है टर्नओवर। 5 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़। अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज जो है उनको एक साथ क्लब कर दिया गया है। पहले तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का अलग अलग था, लेकिन अब दोनों को एक साथ ले आए हैं, दोनों के लिए एक ही वैल्यू को रखा गया है। और इसमें कॉम्पोजिट क्राइटेरिया लिया है इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर का। मतलब इसमें काफ़ी सारे जो है ना छोटे छोटे पार्ट्स हैं, मतलब काफ़ी सारे तो नहीं, 2 ही पार्ट्स है बेसिकली, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। ठीक है, अब माइक्रो एंटरप्राइज क्या होती है कि ऐसी एक एंटरप्राइज जिसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से कम है और जो उसका टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम है। स्मॉल एंटरप्राइज जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 से 10 करोड़ है और जो टर्नओवर है वो 5 से 50 करोड़ है। और मीडियम एंटरप्राइज क्या हो गई, जिसकी इन्वेस्टमेंट 10 से 50 करोड़ है और टर्नओवर 50 से 250 करोड़ है। ठीक है, अब जो बिजनेस एंटरप्राइज है जिसमें 250 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है या फिर 50 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है, उनको आप लार्ज एंटरप्राइज कहेंगे। अब कुछ मेन फीचर्स दे देते हैं आपको, जो इस रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन है उसके। पहला पॉइंट कहता है कि जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज है उनको डिफाइन किया गया है इन द टर्म्स ऑफ कंपोजिट क्राइटेरिया। कंपोजिट क्राइटेरिया है, यहाँ पे 2 चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर।
दूसरा पॉइंट कहता है कि इन्वेस्टमेंट और जो टर्नओवर है उनकी लिमिट्स के जो है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए वो अलग अलग नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सर्विस को एक ही साथ रखा गया है, उन दोनों के लिए अलग अलग लिमिट्स नहीं बनाई गई, उन दोनों को एक साथ क्लब कर दिया गया है। तीसरा पॉइंट है कि एक्सपोर्ट्स को आप काउंट नहीं करोगे जब आप एमएसएमई का टर्नओवर देखते हो तो, ठीक है। अब जो ट्रेडिंग फर्म्स होती हैं जिसमें मिडिलमैन इंक्लूडिंग एजेंट्स, होलसेलर और ट्रेडर्स होते हैं, उनको एक्सक्लूड किया गया है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से। अब जो टर्नओवर आपको कैलकुलेट करना है उसमें एक्सपोर्ट्स नहीं लोगे, ठीक है। जो अर्लियर क्लासिफिकेशन है ना उसमें अलग अलग रखा गया था मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को, और उसमें जो टर्नओवर है उसकी लिमिट्स नहीं बताई गई थी। अब नए क्लासिफिकेशन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस को एक साथ लगा दिया गया है और कंपोजिट क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का। यही चीज़ जो 2-3 बार ऑलरेडी बताई जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं अगले सब टॉपिक की तरफ जो कहता है स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ एमएसएमईज़। अब ये क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं एमएसएमईज़, यहाँ पे आपको सामने फोटोज़ देखने को मिल रही हैं। फूड प्रोडक्ट्स, केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स, बेसिक मेटल्स, मेटल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिक मशीनरी एंड कंपोनेंट्स, रबर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, मशीनरी एंड कंपोनेंट्स, हॉइजरी एंड गारमेंट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, वुड प्रोडक्ट्स। जो एमएसएमई है वो कोई भी सर्विसेज अंडरटेक कर सकते हैं, जैसा कि आपको सामने दिख रही है। प्रोफेशनल सर्विस हो गई, लीगल, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, इंजीनियरिंग सर्विस एक्सेट्रा, कंप्यूटर और रिलेटेड सर्विस हो गई जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस, न्यूट्रल साइंस, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, रियल एस्टेट सर्विस, अदर बिजनेस सर्विस वगैरह वगैरह वगैरह। कौन पढ़े इतना सारा, पढ़ लेना, एग्जाम्पल्स ही तो हैं। उसके बाद बात करते हैं रोल ऑफ एमएसएमईज इन इंडिया। अब यहाँ पे कुछ रोल होता है एमएसएमईज का, 11 पॉइंट्स हैं। ये हमारा वीडियो का आखिरी टॉपिक है और जो इसके आगे का है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो आइए, पहला पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट। जो एमएसएमई हैं वो लेबर इंटेंसिव होती हैं, उनकी जो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट है प्रोडक्शन की वो कम होती है, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट जो है ये ज़्यादा लोगों को देते हैं। अब इंडिया जैसी कंट्री में अब जहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन आप ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अगर देखते हो तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही है। तो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वो एम्प्लॉयमेंट देती हैं रूरल और अर्बन पॉपुलेशन के बहुत सारे लोगों को। दूसरा पॉइंट है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। जो एमएसएमई सेक्टर है वो 6000 टाइप्स के प्रोडक्ट बनाता है, जैसे रेडीमेड गारमेंट हो गए, हॉइजरी गुड्स, प्लास्टिक एंड रबर गुड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, फर्नीचर वगैरह वगैरह। वो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी सप्लाई करते हैं, जैसे टीवी, एयर कंडीशनर, टूल्स, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। तीसरा पॉइंट कहता है यूज़ ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड लेटेंट रिसोर्सेज। अब जो एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो एमएसएमई सेक्टर में अपना बिजनेस सेट करते हैं तो वो रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो विलेज के लोग हैं या फिर ऐसे रिमोट एरियाज़ के जो लोग हैं उनकी सेविंग्स को यूज़ किया जा सकता है, वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में अपना पैसा लगा के कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। अब जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसमें जो आपका रूरल या फिर अर्बन एरियाज़ में जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो अलाइक होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली चाहे रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, आपको डेवलपमेंट थोड़ी सिमिलर रखनी पड़ेगी दोनों जगह, वरना एक एरिया पीछे रह जाएगा। अब जो रूरल सेक्टर्स हैं उसमें एमएसएमई को सेटअप करना ज़रूरी होता है ताकि वहाँ पे बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट पाई जा सके इकोनॉमी में, और जो लोकल रिसोर्सेज हैं जैसे आपके रॉ मटेरियल, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट, उनको यूटिलाइज़ किया जा सके और कन्वर्ट किया जा सके प्रोडक्टिव कैपिटल में। तो बेसिकली इन सब चीज़ों को उठा करके बढ़िया सा प्रोडक्ट बनाने के काम आए। अब जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों के, उस एरिया में रहने वाले लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए हो सकता है, ये जो लोकल रेजिडेंट्स की जो डिमांड है उनको सेटिस्फाई करने के लिए हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। तो ये सारे इसमें ना फ़ायदे आ जाते हैं। जो क्वालिटी है, जो लोग हैं उनकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करी जा सकती है अगर हम एमएसएमई को डेवलप करते हैं तो। फिफ्थ पॉइंट कहता है वाइड डिस्पर्सल ऑफ इनकम। अब भैया बहुत सारे लोग जो हैं एमएसएमई सेक्टर में काम करते हैं, तो इसकी वजह से होता यह है कि इनकम का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और होता है, इनकम और वेल्थ का। तो इसमें क्या है कि इकोनॉमिक पावर जो है कुछ हाथों में नहीं रह जाती है, बल्कि बहुत सारे लोगों में पैसा बढ़ता है, तो थोड़ा सा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। सिक्स्थ पॉइंट है इकोनॉमिकल ऑपरेशंस। जो एमएसएमई है उसमें लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के उनको बहुत एडवांटेज मिलती है। अब जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं, जो उनको इस्टेब्लिश करना है या रन करना है एमएसई को, तो वो लोअर साइड पे होता है उसका खर्चा। क्यों? क्योंकि उनके लिए ओवरहेड एक्सपेंसेस कम होते हैं। इनफैक्ट जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट भी कम होती है। तो जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज है वो अपने कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ एंजॉय करते हैं। सेवन्थ है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स। यार ये बहुत बढ़िया पॉइंट है कि जो स्मॉल इंडस्ट्री यूनिट्स हैं वो बेस्ट सूटेड हैं कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन के लिए।
मतलब जैसे डिज़ाइनिंग हो गई प्रोडक्ट की, आप वो देख सकते हो कि आप आसपास के जो लोग हैं उनकी टेस्ट प्रेफरेंस नीड्स क्या हैं उसके हिसाब से बना सकते हो। जैसे टेलर मेड सूट्स होते हैं ना, वो तो वो जो है अपना पूरा प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली कर सकते हैं कि जैसा वो कस्टमर्स चाहें वैसा हो जाता है, क्योंकि उनके सिंपल और फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन टेक्निक्स होती हैं। 8 पॉइंट कहता है पर्सनल टच। जो स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनमें अडेप्टेबिलिटी और पर्सनल टच की स्ट्रेंथ होती है। वो अपने जो है कस्टमर्स के साथ भी और एम्प्लॉयज़ के साथ भी अच्छे पर्सनल रिलेशंस रख सकते हैं। अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ छोटा होता है तो आप डिसीजन जल्दी ले सकते हो, गुड और टाइमली डिसीजंस आप ले पाओगे, और आपको ज़्यादा लोगों को पूछने की भी ज़रूरत नहीं होती जैसे लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन में होता है। जो न्यू बिजनेस है अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आप राइट टाइम पे कैप्चर कर सकते हो, ये फ़ायदा बहुत बढ़िया रहता है। 9th पॉइंट कहता है सपोर्ट टू लार्ज स्केल बिजनेस यूनिट्स। अब ये कई सारी लार्ज स्केल बिजनेस हाउस जो हैं वो MSMEs पे डिपेंडेंट हैं, अपने वो जो है ना एक एंसिलरी यूनिट की तरह जो है एक्ट करते हैं। तो उनको बेसिक कंपोनेंट्स देते हैं, जैसे मटेरियल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं या बैकवर्ड लिंकेज है। तो बेसिकली उनकी जो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए MSME काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें तो जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं लुधियाना के, वो मलेर कोटला के MSMEs पे काफ़ी डिपेंडेंट है, जो लोग साइकिल पार्ट्स बनाते हैं। 10th पॉइंट यहाँ पे कहता है कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट। भैया MSME जो है ना वो इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स में 40% कंट्रीब्यूट करते हैं। 40% ये काफ़ी बड़ा नंबर होता है, ठीक है। और ये जो है ना एक्सपोर्ट में डोमिनेट करते हैं किन चीज़ों में? स्पोर्ट्स गुड्स, रेडीमेड गारमेंट्स, स्पाइसेस, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, साइकिल्स, मशीन टूल्स, हैंडीक्राफ्ट्स एक्सेट्रा। लास्ट 11th पॉइंट कहता है मेकिंग ग्रोथ इंक्लूसिव। जो MSME है वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है इंक्लूसिव ग्रोथ के, जो हैं कि जो वल्नरेबल या फिर मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनको भी अपने साथ लेके चलते हैं। कई सारी फैमिली के लिए ये इकलौता सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। तो जो MSME सेक्टर है वो काफ़ी लोगों को एम्पावर करता है और जो पॉवर्टी और डिप्रीविएशन की साइकिल है उसको तोड़ भी देता है। अच्छा, शुरू में दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक था, मतलब बताना भूल गया कि ये कि जो MSME है उनको आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंस मिल रही है, उनकी काफ़ी ग्रोथ हो रही है, और जो गवर्नमेंट है वो भी उनको प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए काफ़ी स्टेप्स ले रही है। जो MSME सेक्टर है इंडिया में वो 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, और जो आपका 45% है मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट वो जो है MSME सेक्टर से आता है, और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 40% भी MSME सेक्टर की तरफ से आते हैं। तो MSMEs का रोल काफ़ी बढ़िया है और इसी के बारे में यहाँ पे पढ़ाया गया है। तो ये चीज़ जो मुझे चैप्टर के शुरू में बोलनी थी ये रह गई। एनीवेज़ कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था कि शुरू में ही बोलना है। एनीवेज़ तो ये हमारे यहाँ आज के टॉपिक्स हो गए और यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अब जो कल की वीडियो है, कल की तो नहीं, आज शाम को ही आ जाएगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे MSMEs की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं MSMEs की टुवर्ड्स। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। वीडियो पसंद आई है इसे लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।